आज जिन दो मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, एक है गैर मुमकिन खड, जिसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ना ही वो उसको सेल कर पाते थे, ना ही कोई ख़रीद पाता था, ना ही किसी को गिफ्ट कर पाता था। और दूसरा मुद्दा है जो कि नेशनल मुद्दा है, 124 सेडिशन जो चार्जेस लगाए जाते थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इन्हीं सब बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट असीम साहनी सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, थैंक यू। असीम सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से गैर मुमकिन खड, इस पे किस तरह की रोक थी और आज जो जजमेंट आई है वो क्या है? जी अरफाज साहब, ये बड़ा एक लैंडमार्क फैसला आया है। इनफैक्ट क्या हुआ था कि 2014 में आपको याद होगा फ्लड्स आए थे जी। ये 2014 में एक, क्योंकि 2010 में वाटर रिसोर्सेज एक्ट 2010 JNK में आ चुका था। वाटर रिसोर्सेज एक्ट डिफाइन करता था 2ZZC, सेक्शन 2ZZC में वाटर कोर्स एंड वाटर बॉडी। वाटर कोर्स क्या हो गया? वाटर कोर्स हो गया जहाँ से पानी या दरिया बहता है उसका रास्ता। जी। अब जब डेफिनेशन आई, उन्होंने कहा ये भी रास्ता जो होगा वाटर बॉडी होगा, वाटर कोर्स भी सरकार होगा, जगह सरकार होगी। और वाटर कोर्स को डिफाइन करते करते उन्होंने एक जगह, जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रीम, चोई, नाला, ऐसे खड वर्ड भी यूज़ कर दिया था, जबकि खड की एक उर्दू टर्मिनोलॉजी है। और वो खड वर्ड आया, उस खड को पकड़ा गया रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी गैर मुमकिन खड के साथ। जी। उन्होंने कहा अरे ये गैर मुमकिन खड जो है ये तो यही खड है, जी। लिहाजा ये 2ZZC में फॉल करता है, लिहाजा ये पानी का रास्ता है। तो इसलिए उसको बोला कि ये तो जी खड्डों में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि ये जगह सरकार है। तो एक PIL आ गई हाई कोर्ट में। इसका मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। सरकार ने कभी कुछ नहीं लाया, सरकार ने 2ZZC लाया, खड लिखा, रूटीन में लिखा, क्योंकि ये वाटर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का बेबी था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बेबी नहीं था। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना कानून होता है। रेवेन्यू ने लाना हो तो रेवेन्यू का लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है, जैसे नए कानून आए अभी 26 अक्टूबर, ये वो सारे उनके कानून थे। बिग लैंड स्टेट एबॉलिशन एक्ट है। लेकिन जब वाटर रिसोर्सेज एक्ट आया, वो अपनी तरीके से डिफाइन कर था पानी की मूवमेंट, पानी की प्रॉपर्टीज़, पानी के वाटर बैंक, वाटर ये। तो अब जैसे मिनरल निकालना है वाटर से, तो वो वाटर का तो नहीं है। वाटर रिसोर्सेज जब जो रिवर बेड से मिनरल निकलता है, रेता वेता, तो ऐसे अलग अलग महकमों का काम होता है। तो महकमा जल शक्ति, जो उस वक्त PHE एंड इरीगेशन फ्लड कंट्रोल था, अब महकमा जल शक्ति, उन्होंने ये कानून लाया। रेवेन्यू वालों ने कहीं ये कानून का डेफिनेशन पकड़ ली। इसमें एक PIL आ जाती है, उसका टाइटल था बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK नगर 2014 में। और वो इसका क्यों लेते हैं कि सर देखिए फ्लड्स आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। फ्लड्स इसीलिए आए क्योंकि लोगों ने खड मल ली जी। लोगों ने दरियाओं का रास्ता बंद कर दिया। अरे ठीक है, कहीं दरिया का रास्ता झेलम में बंद हुआ था तो खुल गया, पर झेलम में तो खड थे नहीं। खड हैं कंडी एरिया में, जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, एक जहाँ पर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, उसको खड वाली लैंड कहते हैं। अब कोर्ट को आई डोंट नो क्या लगा क्या नहीं लगा, कोर्ट ने 2014 में एक ऑर्डर पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर, डिवीजन बेंच ने। उन्होंने कहा इनको सुन के, एक्स पार्टी, कि आज के बाद कोई भी रिवर बेड या एबेटिंग रिवर जो आपके रिवर्स होते हैं या खड लैंड पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी या कोई ना कोई सेल होगी। ये ऑर्डर आ गया डिवीजन बेंच से। अब ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन रुक गई, सेल रुक गई, हर चीज़ रुक गई। तो ये ऑर्डर DC साहब के पास गया। DC साहब ने इसी ऑर्डर के आगे फरमान को जारी करते हुए कह दिया आज के बाद ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो कर दो। पहुँचते पहुँचते पटवारियों के पास पहुँच गया। तो तब से ये खड लैंड की सेल और मतलब एक किस्म का ये क्लियर एक अंधेरा सा छा गया हुआ था, रुक गया था सब चीज़ें, जाला बन गया हुआ था। अब मुझे उस वक्त मेरे क्लाइंट ने इंगेज किया। उन्होंने कहा सर हमारी ये आज के नहीं, पिछले कहीं कहीं 50-60 साल की ज़मीनें हैं, पूरी पुश्तैनी ज़मीनें चल रही हैं। अगर आप इनकी इंतकाल खोल के देखोगे, पुरानी हिस्ट्री खोल के देखोगे, तो ये तो जो लैंड सेटलमेंट होती है ये हर 4 साल के बाद अंडर लॉ सेटलमेंट होनी होती है। आज जो जगह वरियाल अव्वम, वरियाल दोयम यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है, हो सकता है वो 3 फसलों के बाद या 4 साल के बाद वो जगह बंजर हो जाए, फिर बंजर ज़मीन को वापस वो एग्रीकल्चरल बन जाती है। तो ऐसी ज़मीन की किस्म होती है। तो उन्होंने कहा सर ये तो चेंज ही नहीं करते हैं, यहाँ पर 40-40 साल से चेंज नहीं किया। आज से 100 साल पहले ये जगह खड़ रही होगी, वाटर कोर्स रहा होगा, दरिया ने अपना रास्ता बदल दिया या पानी आना बंद हो गया। ऐसे तो मैंने कोर्ट में एग्जांपल दिया सर, हिमालयाज़ भी कभी पानी के नीचे थे। इसका ये मतलब तो ना कि अब हिमालयाज़ में अब कुछ भी नहीं बन रहा है, हम लोग खुद रह रहे हैं, हम फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज़ में रह रहे हैं। आपने हिमालयाज़ में कंस्ट्रक्शन की, आपके शहर बस गए हिमालयाज़ में। तो हमने सर ये डेफिनेशन बताई कोर्ट को, ऑब्जेक्शंस फाइल किए, आप पार्टी बने, हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया मैटर। तो फाइनली डिवीजन बेंच ने, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये होल्ड किया कि नहीं, दिस रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल टेक्निकली ऑल्सो, क्योंकि हमने हाई कोर्ट रिट रूल्स बताए, फिर हमने मेरिट पे भी बताया कि सर ये 2ZZC है, जहाँ वाटर कोर्स डिफाइंड है, जहाँ वाटर बहता है पेरिनियली या सीजनली। पेरिनियली हो गया साल में 2 बारी, और सीजनली मौसम के अनुसार।
जहाँ पानी कभी आता ही नहीं, जहाँ मकान बन गए, आबादी बन गई, छोटे नाले बन गए, आगे पीछे लोगों ने घर बना लिए, ग्रेटर कैलाश, शनी मत, सैनी कॉलोनी, चौहद्दी, भगवती नगर, कितने एरियाज हैं वहाँ दूर, रूपनगर तक, ऊपर तक आप चले जाएं, अगर बनतलाव, ठट्ठर, तो ये सारी वही लैंड है। इवन इन्हीं लैंड को जेडीए यूटिलाइज कर रही है अपनी कॉलोनीज़ बनाने के लिए। हाउसिंग बोर्ड ने छन्नी मत बनाया, तो इसकी भी मेरे ख्याल से पुरानी किस्म गैर मुमकिन खड्ड होगी। आप ऊपर नालों के किनारे में ऊपर चले जाएँ, विधाता नगर वगैरह, तो वो भी गैर मुमकिन खड्ड होगी। तो जब हमने कोर्ट को ये सारा कुछ बताया तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हमारी आर्ग्यूमेंट्स के साथ कोर्ट ने एग्री किया टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाउएवर कोर्ट ने कहा जो स्टेटस को हमने रखा है, वाइट दैट ऑर्डर जो ओरिजिनली रखा था, वो कंटिन्यू रहेगा टिल द गवर्नमेंट फ्रेम्स द वाटर पॉलिसी। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म था कि भाई वाटर पॉलिसी तो बनाओ, एज पर द वाटर रिसोर्सेज एक्ट आपने पॉलिसी बनानी है कि पानी का क्या पॉलिसी है, कहाँ से पानी बहता है। ऐसे कई मतलब जैसे हो रहा है, मिसयूज़ भी हो रहा था। तो वही फाइनली चलते चलते वाटर पॉलिसी नहीं बनी, फिर हमने कंटेम्प्ट फाइल की, फिर कंटेम्प्ट में अफसरों के खिलाफ ऑर्डर हुए, फिर वाटर पॉलिसी बनी। तो वो वाटर पॉलिसी बनी SRO 456। SRO 456 आया, उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन एक चैप्टर उसमें डील करता था गैर मुमकिन खड्ड को लेके। उन्होंने क्या दिया, गैर मुमकिन खड्ड जो है वो स्टेट लैंड नहीं होगी, अलबत्ता हम डिलिनेट और डिमार्केट करेंगे, यानी कि इसको डिमार्केशन से निशानदेही करके फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पानी आता है वो तो हो गया वेट खड्ड, यानी कि वाटर बॉडी, और जहाँ पानी नहीं आता, जो ड्राई खड्ड है, वो यूटिलाइज़ करो फॉर अर्बन यूज़। तो ऐसे करके बनाया उन्होंने कहा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा लिख दिया कि कौन कौन कब क्या होगा। फिर उसके बाद SRO 145 रेवेन्यू ने निकाला। ये 456 निकाला किसने, डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति ने, PHE डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया ना एक्ट उनका था और वाटर पॉलिसी उनको बनानी थी। अब रेवेन्यू अपना SRO 145 निकालता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट बिटवीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट थी। वो कहते थे लैंड हमारी, किस्म हमारी है, हम जिसको खड्ड कहेंगे वो खड्ड है। वो कहते थे खड्ड वो है भैया जहाँ पानी आता है, जहाँ पानी नहीं आता वहाँ खड्ड नहीं है। तो पानी उनका था, उन्होंने डिफाइन करना था। तो इस चक्कर में हमारी जनता गई। अब इन्होंने 145 निकाल दिया, इन्होंने 145 में अलग बता दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियाँ बनेंगी, ये होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी। चलते चलते ऐसा हुआ कि थोड़ा सा जब रिलीफ मिला, क्योंकि हमने जब बताया अफसरों को कि सर स्टेटस को उठ चुका है, अब वाटर पॉलिसी बन गई, स्टेटस को वाटर पॉलिसी तक था, वाटर पॉलिसी बनते ही स्टेटस को उठ गया, तो अब आप काम शुरू कीजिए। तो लोगों ने ज़मीनें खरीदी, लेकिन होता क्या था कि DC के पास एप्लीकेशन देते थे कि मेरी गैर मुमकिन खड्ड है, आप एक टीम भेज दो, देख लो यहाँ पानी आता कि नहीं आता। तो DC की एक टीम जाती थी जिसमें इरीगेशन फ्लड कंट्रोल का AW होता था, शायद तहसीलदार पटवारी कोई होता होगा रेवेन्यू से। तो ऐसे करके कई जगहों के केसेस प्रोसेस भी हुए, लेकिन वो होते थे DC लेवल पे, DC राजौरी, DC जम्मू, DC सांबा, DC कठुआ, ऐसे अपने अपने हिसाब से DC करता था। लेकिन गवर्नमेंट का तो कोई पॉलिसी थी नहीं, ना गवर्नमेंट ने कोई लॉ में अमेंडमेंट लाई थी। अब उसमें भी कन्फ्यूजन हो गई। वो मैटर जब ऊपर गया, उन्होंने कहा तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें कैसे ऑथराइज हो, आप परमिशन कैसे दे रहे हो, क्योंकि फ़र्द तो देना है तहसीलदार ने, और गैर मुमकिन खड्ड का फ़र्द DC की परमिशन से मिल रहा था। तो उसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। फाइनली ये मैटर कहीं FCR के पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, FCR साहब के ऑफिस में, क्योंकि तब कमिश्नर सेक्रेटरी जो रेवेन्यू थे वही FCR भी थे, डबल चार्ज था उनके पास। अब वो भी बड़ा ख़तरनाक काम होता है, वो HOD भी है रेवेन्यू में और उधर गवर्नमेंट के भी कमिश्नर सेक्रेटरी थे। तो उनको शायद किसी ने मिसगाइड किया या नीचे वाले अफसरों ने समझाया नहीं। तो एक चलते चलते ऑर्डर आ जाता है 2020 में FCR के ऑफिस से, जिसको साइन किया हुआ है रिशपाल सिंह जो थे उनके FCR के ऑफिस में, कोई JKS ऑफिसर थे। उन्होंने तो बिल्कुल दिशा ही बदल दी इसकी। मतलब जो हाई कोर्ट ने रद्द किया इशू ये कह कर के भाई नहीं, उन्होंने कहा हमने अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल उस समय के जो भी रहे होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनसे ओपिनियन ले ली है। बिग लैंडेड स्टेट डिवॉल्यूशन एक्ट लगता है, इसमें अनकल्चरेबल लैंड हैं, इसमें ये होती है जगह, वो होती है। तो वो बात चल रही है इंग्लैंड की, वो पहुंच गई अफ्रीका, कोई और बात लगा दी। तो उन्होंने ओपिनियन लगा के उन्होंने कह दिया 2020 में कि देखिए जी गैर मुमकिन खड्ड की जितनी परमिशन मिली हैं सब नल एंड वॉइड हैं, वॉइड अब इनिशियो हैं, इलीगल हैं। जो परमिशन हैं, जो रजिस्ट्री हैं, सब बर्बाद हैं, सब गलत हैं, सब कुछ गलत हुआ। इसमें इंक्वायरी करो 1 साल में कैसे परमिशन मिली है। तो एक किस्म का वो बिल्कुल खौफ पैदा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में, किसने दे दी, क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, उसके मकान का क्या होगा। लोग डरना शुरू हो गए, क्योंकि लोग वो कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ऑलरेडी रोशनी का तमाशा बन चुका था। बिल्कुल रोशनी में भी ऐसे हुआ, आपने निशान दे दी, एक गवर्नमेंट ने कानून लाया, आपने पैसे जमा कराए, आपने सोचा आज के बाद मैं रोशनी का क्या मालिक, वो हाई कोर्ट में ख़राब हो गया। हाई कोर्ट में केस हार गई गवर्नमेंट, जनता ने थोड़ा अपना केस लड़ना था, गवर्नमेंट ने कानून लाया, गवर्नमेंट को डिफेंड करता। बट एनी हाउ वो एक सेपरेट चैप्टर था, लेकिन लोग एक तरीके से खौफजद थे, डरे हुए थे। अब लोगों ने कहा, जो मेरे पास क्लाइंट आया उन्होंने कहा जी हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं लगता ये गवर्नमेंट जो है ये कोई इधर या उधर इसको समझ आ रही है, तो आप करिए। फिर मैंने एक रिट अलग से फाइल की, उसका टाइटल था रविंदर गुप्ता एंड रजत चंडियाल वर्सेस यूनियन टेरिटरी एंड अदर्स। इनफैक्ट मैंने भी नहीं की, मेरे पिताजी ने की, क्योंकि तब मैं सरकारी वकील था तो मैं कर नहीं सकता था, बट मेरे चैम्बर से रिट फाइल हुई थी।
मैं वो कंटेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन कहते हैं आगाज़ उन्होंने किया और ख़त्म मैंने किया उसको। तो उसमें एक कनेक्टिंग रिट भी किसी ने फाइल की, उत्तम चंद की, उनके वकील श्री सकल भूषण है, वो अच्छे काबिल वकील हैं, हमारे JNK को बिलोंग करते हैं, दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से आए वो, वहाँ से लड़ने के लिए। उनके साथ राहुल शर्मा थे, वो भी अच्छे एडवोकेट हैं हमारे। तो इन लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी, चलती रही, तब तक दिसंबर में मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैंने अपना ये पिटीशन रिज्यूम कर ली। और चलते हम लोगों ने काफ़ी ज़ोर डाला कि इसको डिसाइड किया जाए, बार बार कहा। तब तक इन द मीन टाइम फरवरी में शायद गवर्नमेंट को सूझबूझ हो गई, जैसे जब हमने शोर मचाया हुआ, कोर्ट में बहस होती है, समझाया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को ये समझ आ गई कि वेट खाट ड्राई खाट का कंसेप्ट है। 456 SRO निकल चुका है, 456 के विपरीत जाके, ऑपोजिट जाके ये FCR के ऑफिस से 2020 में चिट्ठी निकल गई। उन्होंने कहा हमने FCR की जो चिट्ठी है उसको चैलेंज कर दी कि ये 2020 की जो चिट्ठी है इलीगल है। हाई कोर्ट ने जब उनको बोला, मौका दिया, आप जवाब भरिए, ये भरिए। इन दी मीन टाइम 4 फरवरी 2022, ये जो अभी निकला पीछे, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लाया, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट निकाला। अब आप वो LG साहब तक गया, जिसको आपने पीछे पढ़ा भी होगा, LG साहब ने ट्वीट भी किया। यही SRO 456 की स्पिरिट में उन्होंने कमेटी बनाई, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, इस किस्म से चीफ सेक्रेटरी, 3 टायर कमेटी बनाई उन्होंने कहा जगहों को जो है आइडेंटिफाई कीजिए, फिर वो ड्राई खड है कि वेट खड है वो आइडेंटिफाई कीजिए। अगर वो ड्राई खड है तो उसको क्लियर कर दीजिए, जियो टैगिंग और जैसे भी आप टेक्निकली करते हैं, सैटेलाइट मैपिंग वैपिंग करके इसको क्लियर कर दीजिए कि पानी ना आ रहा है, ना आता था, ना आएगा, जो भी है। अब आ रहे ऐसे आने को तो फ्लड्स आए हैं, तो फ्लड्स तो आपको पता कश्मीर में 4 मंजिला भी ऊपर ले गए थे, तो वो तो हम कुछ उस बारे में कह नहीं सकते, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक डिफाइन किया। अब वो कमेटी ने काम शुरू कर दिया था। कमेटी को जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 महीने का समय मिला था। अब 3 महीने फरवरी से लेकर 3 महीने मई में ख़त्म हो रहे हैं जी, और अब हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन काम चल रहा है। अब जब पीछे केस लगा हमारा लास्ट एंडिंग अप्रैल में, क्योंकि अब इसमें मई में हम आ गए, तो अप्रैल में जब हमने जज साहब को बताया, 2-3 पेशियाँ हुई, इसमें सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल श्री DC रैना साहब आते रहे, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस था। कोर्ट ने DC रैना साहब को बोला कि आप ये तो मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, आप आइए असिस्ट कीजिए कोर्ट को। उन्होंने बड़ा फेयरली कोर्ट को बताया कि सर जो 3 टायर कमेटी गवर्नमेंट की बन गई है, अब उसी मुताबिक काम होगा। हम आइडेंटिफाई करेंगे खाड्स को, जो वेट खाड है उसको परमिशन नहीं मिलेगी, जहाँ पानी आता है वहाँ किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, जहाँ पानी नहीं आता वो जियो टैगिंग और जो भी मैपिंग के तरीके से जो एक्सपर्ट कमेटी है वो दे देगी आपको परमिशन। जैसे आपको ये आ गया कि यहाँ पानी नहीं आता, या उसकी किस्म चेंज कर देंगे या परमिशन टू सेल दे देंगे। तो इस मुताबिक ये हुआ कि अब जब केस लगा था, हमने कहा सर आपने ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी लाया, आपने 3 टायर कमेटी भी बनाई, हमें मंजूर है, अब हमारा केस ही नहीं कुछ रहा, क्योंकि हमारा तो शुरू से केस ये था कि जो FCR साहब के दफ्तर से रिशपाल सिंह जी ने चिट्ठी निकाली वो गलत निकाली हुई है, वो ऑर्डर गलत, चिट्ठी कह लीजिए, ऑर्डर कह लीजिए, वो गलत है। अब हमने कहा या तो गवर्नमेंट दुरुस्त है जिन्होंने 3 टायर कमेटी बनाई और आइडेंटिफिकेशन बनाई वेट और ड्राई खड को, या ये भाई साहब ठीक है जो खड को कहते ही जगह सरकार है, कहते खड बिक ही नहीं सकता, व्हाट टू टॉक ऑफ ड्राई खड एंड वेट खड। तो कोर्ट ने कहा नहीं, और एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा कि नहीं, ये हमारा स्टैंड ये है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि LG साहब तक मार्क हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजा, वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और उन्होंने फिर आगे कोर्ट को ये भी बताया कि हमने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करके 2500 कनाल जगह कठुआ में जो है वो खड की डेफिनेशन से किस्म से बाहर कर दिए। अब वहाँ जो भी होगा, हमने फिर कोर्ट को बताया कि सर ये 2500 कनाल जगह प्राइवेट लोगों की नहीं है, ये जगह सरकार जा रही है, ये सरकार एक्वायर करके यहाँ इंडस्ट्रियल बना रही है एरिया। बट एनी हाउ सरकार ने प्रिंसिपली एग्री तो किया, अगर 2500 कनाल उनका है तो हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा, हमारे क्लाइंट्स का भी हो जाएगा जम्मू में। तो उस प्रिंसिपल पर चलते हुए फिर उन्होंने कहा जम्मू में भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो FCR साहब की चिट्ठी के बारे में कोर्ट ने कह दिया कि अब FCR की चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं रही। मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर भी सुन रहे हो, तहसीलदार भी सुन रहे हो, वो जानना चाहेंगे, वो जो 2020 की FCR की चिट्ठी थी, जिसका मैं आपको नंबर बता दूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए, उसका नंबर था FCLS MISC 288/2020, जो 22 अक्टूबर 2020 को निकली थी, जिसके मुताबिक हर सेल परचेज और जो भी आप जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा, गिफ्ट, मॉर्टगेज, इवन कि बैंकों को लोगों ने मॉर्टगेज किया, लोग फंस गए, बैंक फंस गए, वो कोर्ट ने सब FCR की चिट्ठी को रद्द कर दिया। आज की डेट में वो लॉ बुक में से इट इज़ द बैड लॉ, उसको फाड़ के समझिए, फेंक दीजिए। आज क्या चलेगा? आज SRO चलेगा 456 वाटर पॉलिसी, और ये चलेगी 3 टायर जो गवर्नमेंट ने 3 टायर पॉलिसी सिस्टम बनाया, और कोर्ट का ऑर्डर चलेगा उस मुताबिक। अब मेरे ख्याल से जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रास्ते अब खुल गए हैं, जो ड्राई खड्स होंगे जो आइडेंटिफिकेशन में आएंगी, अब वो चाहे वो किस्म चेंज करे, गवर्नमेंट उनका नाम चेंज करे, चाहे उसकी गवर्नमेंट परमिशन दे, पर वो अब सेल में भी आएंगी, वो बिकेंगी भी, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी होंगी, उनमें कंस्ट्रक्शन भी होगी। अब देखिए इसके साथ कनेक्टिंग इशू ये था कि जब लैंड की परमिशन नहीं मिलती थी, सेल डीड नहीं होती थी, सेल डीड नहीं होती थी, मैंने आपको भेज दिया एग्रीमेंट टू सेल पे या अटॉर्नी पे,
आगे आपने अपना छोटा सा मकान बनाना है, आपको परमिशन चाहिए बोका की, जीएमसी की परमिशन नहीं होगी आपके पास, आप छुप छुपा के मकान बनाओगे, तोड़ देंगे आकर। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन रुक गई, लोगों को घर बनाने रुक गए, अर्बन डेवलपमेंट रुक गई, इवन कि आपके जो बैंकिंग लोन सिस्टम है वो रुक गया, आप प्राइवेट लोन लेने पड़ेंगे, महंगे दरों पे लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन जब रुक गई, मिस्त्री की रोटी रुक गई, ठेकेदार की रुक गई। अब एटलीस्ट अगर मैं कहता हूँ कुछ नहीं 2-2.5 3,000 कनाल चंक लैंड निकली, सरकारी लैंड भी तो निकली, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन होंगी, बिकेगी लैंड, मॉर्गेज होंगे, बैंकों में जाएंगे, एक सिस्टम पूरा चलेगा, रजिस्ट्रियाँ होंगी, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी आएगी, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फी आएगी। आप जिस लैंड को हैंडल ही नहीं कर पा रही सरकार, उसको करके रखना भी क्या था। जैसे रोशनी लैंड है, सपोजिंगली आपने रोशनी लैंड में भटिंडी या रिहाड़ी या जम्मू में जानीपुर में जगह सरकार पे पैसे जमा करा के रोशनी से आपने अपने नाम पे इंतकाल करवा लिया और वहाँ 3 मंजिला मकान बना दिया और वो मकान मुझे बेच दिया और मैंने आगे इसको बेच दिया 2 मिनट के लिए। इवेंचुअली गवर्नमेंट केस हार गई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया आप इनके पैसे वापस कर दो। पैसे किसने जमा कराए, बैंक साहब ने। बिल्कुल। आपके अकाउंट में आएंगे, मैं आपसे कैसे लूँगा और ये मेरे से कैसे लेगा। आपने जमा कराए 50 लाख, मैंने आपसे खरीदी 1 करोड़ में, मैंने इसको बेची 1.5 करोड़ में, सिस्टम सारा रुक गया। बिल्कुल। आप ये नहीं समझते, इकोनॉमिक फाइबर डिस्टर्ब हो गया। कब्जे में तो वो बैठा है आज जिसको हमने थर्ड पार्टी में, लेकिन उसका इंतकाल खत्म हो गया। बिल्कुल। आज वो कब्जे में बैठा है, टाइटल नहीं है, रेवेन्यू में टाइटल नहीं है, खाली कब्जे को क्या करेगा ना। वो बैंक लोन ले सकता है, अगर लैंड एक्वायर करने पर आ जाए सरकार कि यहाँ फ्लाईओवर बनाना है, सड़क बनानी है, इसको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो इसका लीगल टाइटल कुछ नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है ना एट द एंड ऑफ द डे, जब जनता पे अत्याचार होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन जो है इवेंचुअली गवर्नमेंट पे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है ना, वो टैक्स देगा, गरीब को पैसा नहीं चलेगा। आप उसकी बिल्डिंग को लेके कर भी क्या लोगे। अच्छा, ये भी लॉ है कि ज़मीन तो आपकी है, चलो माना J&K हाई कोर्ट ने कह दिया रोशनी लैंड वापस ले लो, रोशनी एक्ट ही गलत था जो आप लाए थे, कानून गवर्नमेंट लाई थी, मैंने और आपने तो बनाया नहीं। अब वो गलत हो गया, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट कर ली प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पे, जिस दौरान आपने कानून लाया था, उस बिल्डिंग के पैसे कौन देगा। क्या डिमोलिश करोगे, बिल्डिंग के पैसे तो देने पड़े किसी को। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से आज की डेट में, आई डोंट नो कौन एडवाइस करता है गवर्नमेंट को और समझ है कि नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, कई लोग तो सियाने हैं, तभी ये 3 टायर सिस्टम बनाया। खड मैंने तो समझाया नहीं इनको, ड्राई खड वेट खड का कंसेप्ट किसी ने तो समझाया, बट मैं मुबारकबाद देता हूँ उन अफसरों को, टीम ऑफ ऑफिसर्स को, चाहे वो हमारे श्री विजय कुमार जी हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं, चाहे वो FCR शैलीन काबरा साहब हैं, कि एक पब्लिक फ्रेंडली डिसीजन आया। आपको यही ढूंढना है ना कि यार पानी जहाँ आ रहा है उसको मत करो, तो हम भी कह रहे हैं मत करो, तवी के अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ पर है ही नहीं पानी, जहाँ पर वो बंतला ठठर JDA कॉलोनियाँ बन गई, आगे पीछे बन गई, मैं आपको फाइल में मैंने लगाए हैं कि सर ये JDA जहाँ कॉलोनीज बना रही है, ये भी तो गैर मुमकिन खड्डा जगह। तो कोर्ट ने पूछा भाई ये कैसे कर रहे हो, इसको मकान नहीं बनाने दोगे और JDA को बनाने दोगे, फिर JDA के ज़रिए मैं खरीद सकता हूँ लेकिन इससे नहीं खरीद सकता प्राइवेट लैंड। तो कोर्ट को भी ये समझ आई बात कि यार एक डिसीजन मेकिंग के लेवल पर इनके दिमाग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनको पता भी चल रहा है कि नहीं। ऐसे रोशनी का अब आपने कर तो दिया, अब आप उन ज़मीनों का मकानों का करोगे क्या। या तो इवेंचुअली आप फिर यही करो कि साहब आपने 50 लाख रुपया दिया है, ये कम रेट पे गया था, हम इसका रेट बढ़ा रहे हैं, नई पॉलिसी ला रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी को किया, जैसे आपने J&K में भी 11 अनऑथराइज कॉलोनी की थी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अनऑथराइज को ऑथराइज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ऐसे ही आपकी नजूल लीजेस थी, आज की डेट में आपने उस वक्त जब रोशनी लाया, आपने कहा जितने लोग लीज़ पर बैठे हैं, चाहे वो कश्मीर में राजबाग में हैं, जवाहर नगर में हैं, गोगजी बाग में हैं, जम्मू में BC रोड पे हैं, कि नजूल प्रॉपर्टियों पे जो जो लोग बैठे हैं आप पट्टे पर थे, लीज़ पर थे, राज्य के टाइम की लगी हुई थी। अब वो लीज़ आपकी ख़त्म हो गई है, आप लीज़ मत एक्सटेंड कराइए, आप हमें पैसे दीजिए, रोशनी के तहत मालिक बनिए। लोगों ने पैसे लेने शुरू कर दी कि लोन ले लिए। लोगों ने कहा महंगा है, किसी ने रिटें भी फाइल किया हाई कोर्ट में कि आप बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हो, 56 लाख रुपए कनाल के हिसाब से उस वक्त ले रहे थे। लोगों ने कहा हम पिछले 100 साल से बैठे हैं, अपने ही घर के पैसे दे रहे, लेकिन फिर किसी ने समझाया उनको कि भाई ये तुम पट्टे पर बैठे थे, आज तुम मालिक बन रहे हो। फिर लोगों ने लोन लिए, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़ रुपये जमा करवाया। रोशनी आई, जजमेंट 9 अक्टूबर को आई थी, जजमेंट ने सब कुछ ज़ीरो कर दिया। पैसा तो लोगों को वापस मिला नहीं, ना इंटरेस्ट मिल रहा है, मलकियत भी मकान से चली गई, मकान भी अपना था न। अब क्या वो लीजेस ख़त्म हो गई, अब आज की डेट में उनका कोई वाली वारिस नहीं है कि उनका टाइटल क्या है, सिर्फ पोजेशन है। तो ये 2 किस्म की प्रॉब्लम्स अभी भी रेवेन्यू में आ रही हैं। एक लीज होल्डर्स की जिनकी लीजेस ख़त्म हो गई, या तो आप ओपन अप पॉलिसी लाइए कि आप जो लीज़ एक्सटेंड कराना चाहता है वो एक्सटेंड कराए, इतने पैसे दे, जो रेगुलराइज कराना चाहता है वो इतने पैसे दे, ठीक है। और अगर मैं रेगुलराइज नहीं करवा सकता, सपोजिंगली मेरे पास नहीं है पैसे, मैं लीज भी एक्सटेंड नहीं कराता, तो फिर आप मुझे इविक्ट कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन पहले मुझे तो मौका दीजिए ना खरीदने का, राइट टू प्रायर परचेज तो मेरा ही होना चाहिए, जो मैं रह रहा हूँ 100 साल से। लेकिन अभी आप देखिए कर रही है गवर्नमेंट, बैठा वही फैमिली हुई है 100 साल से, प्रॉपर्टी इस्तेमाल भी वही कर रही है,
ना गवर्नमेंट उसको पैसा वापस कर रही है कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हाई कोर्ट में रिव्यूज़ चली गई हैं, ना गवर्नमेंट अब उस पैसे को यूज़ कर रही है, ना उससे और मांग रही है, ना उससे कुछ करने दे रही है। इसको कहते हैं जो इट इज़ अ स्टेटस को सॉर्ट ऑफ अ थिंग, स्टेलमेट, रुक गया, हवा में रुका हुआ सब कुछ, ना आगे को बढ़ रहा ना पीछे, जैसे गैर मुमकिन खड़ हवा में हो गया था। अब गैर मुमकिन खड़, अब एक क्लैरिटी तो आ गई कि अब गैर मुमकिन खड़ आइडेंटिफाई होगा, निकलेगा, पैसा आएगा, रोटेट होगा, बैंकिंग सिस्टम होगा। आपने जिन्होंने गैर मुमकिन खड़ की ज़मीनें मॉर्गेज की हुई थी बैंकों में, बैंकों की भी जान निकल गई थी कि अगर गैर मुमकिन खड़ सरकार है तो हमने इसका मतलब सरकार की जगह मॉर्गेज दी हुई थी। उनके लीगल एडवाइज़र ने जो ओपिनियन दी इसका मतलब वो भी गलत दी। तो इस वक्त इसका इकोनॉमिक फाइबर सारा डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ लैंड्स। जैसे ये बुद्धिजीवी जिन्होंने ये फैसला लिया है, अगर यही ब्यूरोक्रेट्स, यही अफसर लोग थोड़ा सा इस बारे में भी गौर नज़र फरमाएं कि आप छोड़ दीजिए, अदालतों ने पॉलिसियाँ नहीं बनानी है आपके लिए। अदालतों ने सिर्फ आपके राइट और रॉन्ग, इलीगल और लीगलिटी में डिफ्रेंशिएट करना है। पॉलिसी आपने बनानी है, आप बनाइए जनता की बेहतरी के लिए पॉलिसी। अगर रोशनी में कोई फ्रॉड हुआ, आप उस पोर्शन को साइड पे छोड़ दीजिए। क्या था फ्रॉड? वो एग्रीकल्चर लैंड के 1-1 रुपये पे वो फ्रॉड था ना। 100 कनाल आपने दे दिया। आप एक टैग लगा दो, यार हम 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल से ऊपर नहीं देंगे किसी को। 10 कनाल वाले का ये रेट होगा, कनाल वाले का ये रेट होगा, 30 कनाल वाले का ये होगा, 40 से ऊपर कनाल वाले का लो, उससे लो, भर के रेट लो, मार्केट रेट से 100 गुना ज़्यादा रेट लो। देगा देगा, नहीं देगा आपकी लैंड, सरकार की लैंड। बिल्कुल। लेकिन ऑफर तो करो। आप पैसा भी सर्कुलेशन में नहीं ला रहे। वो शायद वो जो आदमी बैंक लोन लेके आज अपनी प्रॉपर्टी रिहारी में, बीसी रोड में अपने नाम पे करवाएगा, आपको पैसे देगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करवाएगा, फिर वो पैसा आप हॉस्पिटल, रोड, सड़कें बनाने में यूज़ करोगे। लेकिन अब आप उससे पैसा भी नहीं मांग रहे, उसको निकाल भी नहीं पा रहे, तो हो क्या रहा है? वो तो मुफ्त में बैठा हुआ, बिल्कुल, और और आप भी टाइम पास कर रहे हो। तो इसका मतलब वो स्टेलमेट जो फंस गया, वो आप हैंगिंग फायर हो गए, ऊपर लटक रहे हो पेंडुलम की तरह, ना इधर के ना उधर के। तो ये जो कानून में जो स्टेलमेट होता है, जो वैक्यूम होता है, ये गलत होता है। कानून का मतलब है बहता पानी, या दिस वे दैट वे फैसला हो। कुछ फैसला तो लो, जज भी तो लेते ना यार फैसले, या हक में करेंगे आपके मुकदमा, या खिलाफ करेंगे, लेकिन मुकदमा तो फैसला तो होगा। ये थोड़ा ना फाइल उठा के साइड पर रख दो, उधर तारीख तो पड़ती है, इधर तो वो भी नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। पीछे सुनने में आया था कि लैंड ग्रांट एक्ट, यही जो नजूल की पट्टे वाली लैंड है, इसमें कोई रूल्स बन रहे हैं, उसके बाद कोई पता नहीं चला। कोई कमेटी बनी थी जी, वो सिद्धा साहब आएंगे, उसमें और भी लोग होंगे, क्या सिद्धा साहब हैं, वो पता नहीं, वो वेट कर रहे होंगे मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, या रूल बना दिए होंगे तो आगे सबमिट कर दिए होंगे, ये देखिए जी ड्राफ्ट रूल दिए। अब देखिए कुछ करोगे नहीं तो फंसे रहेंगी ज़मीन। जो बैठा है ज़मीन पे, जो नजूल प्रॉपर्टी पे बैठा है, उसके बच्चे तो जानते हैं हमारा मकान है, हम पिछले 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादाजी भी यहाँ थे, हमारे डैडी भी यहीं पले बड़े। लेकिन आगे अगर उनको आज पैसों की ज़रूरत है, या वो कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो जीएमसी को एप्लीकेशन देते हैं, जी मैं ये मेरा छत गिर रहा है, मैं कंस्ट्रक्शन, जीएमसी कहता है मालिक कहाँ पर हो, तुम तो किराएदार हो। जब आप नजूल डिपार्टमेंट में जाते हो, नजूल कहता है भाई कौन सा किराएदार, तूने तो लीज नहीं एक्सटेंड करवाई, तूने तो पैसे नहीं जमा कराए। फंस गया नहीं वो आदमी कहीं पे, फिर वो क्या करेगा? अपने छत डालने के लिए 2 नंबर में कोशिश करेगा। एंड दिस स्टेलमेट ब्रीड्स करप्शन, क्योंकि वो झुक जाएगा, वो हाथ जोड़ेगा किसी के आगे जाके, ना मुझे छत ठीक करने दो, मुझे मकान बना दो, मुझे किचन एक बनाने दो। उस गरीब का कोई नहीं सोचता, हम लोगों के पास टाइम नहीं उसको सोचने। यही अफसोस है कि आपके माध्यम से अगर ये मेरी बात कोई अफसर लोग सुने या समझें, तो प्लीज़ आप समझिए कि दिस वे और दैट वे कोई पॉलिसी बनाइए। पॉलिसी कैन बी गुड, पॉलिसी कैन बी बैड, बट पॉलिसी बनाने का काम आपका है। बिल्कुल। पॉलिसी ना बनाना, इन एक्शन इज़ द वर्स्ट क्राइम। एक्शन कीजिए ना, यू आर देयर टू डू एक्शन। हम हो सकता है अप्रिशिएट करें, हो सकता है हम क्रिटिसाइज करें, बट आपके एक्शन को पढ़ेंगे सही, लॉ बुक्स में कुछ आएगा तो सही, यार ये पॉलिसी उस समय बनी थी। महाराजा के टाइम में पॉलिसियाँ बनती थी, गवर्नमेंटों में पॉलिसियाँ बनती थी। आज तो एब्सोल्यूट रूल एलजी साहब का है, आज तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब तो ऊपर के सेंटर के आपने ढूंढ रहे हैं लॉज और उनको इंप्लीमेंट करना है। ताजमान सिंह की जजमेंट है, ताजमान सिंह की जजमेंट ये कहती है ऑक्शन कीजिए पब्लिक लैंड को, पर वो ये थोड़ा कहती है जो 100 साल से मकान में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट डिलीवर की हैं कि आपने किसी का छत नहीं छीनना। बिल्कुल। आप कहते हो डिमोलिशन करते नहीं, तो वो सब इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरवोवन है सब कुछ। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट आपके सवाल का जवाब यही है कि गैर मुमकिन खड़ एक वेलकम स्टेप है, जजमेंट भी वेलकम है और गवर्नमेंट का भी वेलकम है, क्योंकि गवर्नमेंट ना ये स्टैंड लेती तो शायद आज ये जजमेंट ना आती, फिर हम किसी और इशू पे बहस कर रहे थे। बट क्योंकि किसी ने सिविल सेक्रेटरी में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर सेक्रेटरी ने, फिर एसीआर ने और एलजी साहब तक जाते जाते बहुत प्रैग्मेटिक व्यू लिया, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। ऊपर से हमारी अदालत में जो हुआ वो भी तहे दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि दिस इज़ दी, जैसे कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत इसे ही को कहते हैं। ये फाइनली अब लोगों को एक राहत पहुँचेगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इस पर भी गौर नज़र फरमाए, रोशनी लैंड और लीज प्रॉपर्टीज़ पर, तो इसका भी सोल्यूशन निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर रोशनी एक्ट को रद्द किया तो ये तो नहीं कहा आप नई पॉलिसी नहीं बनाओगे,
क्योंकि मैं पेश होता रहा उस वक्त स्टेट की तरफ से, मैंने मेंशनिंग की एक दो मैटर्स में स्टेट की तरफ से। मुझे उस वक्त के जो खंडपीठ था, जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल और ऑनरेबल जस्टिस बिंदल, मैडम तो रिटायर हो गई हैं, जस्टिस बिंदल अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट को किसने मना किया पॉलिसी बनाने से, अपनाइए पॉलिसी, लेकिन कानून के तहत बनाइए। तो हमने फिर सजेस्ट किया था पॉलिसी नहीं बना लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं बनी। आई डोंट नो, वो सीबीआई को भी रेफ़र कर गए थे मैटर, तो वो सीबीआई भी तफ्तीश कर रही है। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई, लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने किया। अगर स्टेट जाती अपना व्यू अभी भी सुप्रीम कोर्ट ले जाए कि सीबीआई का सर गलत काम है, कानून आया था, कानून कैन बी राइट, कानून कैन बी रॉन्ग, बट कानून का ये मतलब हो ना कि वो क्रिमिनल इंटेंशन से बनाए इसीलिए बनाइए। बाकी उन्होंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जिन अफसरों ने किया उन्होंने गैर कानूनी किया, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन लीजिए सीबीआई का। ठीक है, वहाँ तक मेरे ख्याल से स्टेट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आम आदमी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी ने आपसे पैसे खा के आपकी ज़मीनों को रोशनी में डाला है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क, बट एट द सेम टाइम जो हज़ारों की तादाद में जनता, पैसा, ज़मीनें आपने फंसा दी हैं, उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए ना आपको। बिल्कुल चाहिए। जब तक सीबीआई अगले 20 साल फैसला नहीं करेगी या चलान नहीं प्रेजेंट करेगी तो अगले 20 साल तक हम बैठे रहेंगे, हम काबज़ रहेंगे। जो काबज़ है वो काबज़ रहेगा, उसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है सॉलिसिटर जनरल ने कि हम निकालेंगे नहीं, हम इविक्शन नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट में रिव्यूज़ बढ़ी हैं, अभी तक उसका भी फैसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये जजेज़ और अदालतों पर नहीं गवर्नमेंट को फेंकना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद दम रख के कॉल लेनी चाहिए कि सर हमने अगर पहले कानून गलत बना था, अब हम सही कानून बनाएंगे, ये ड्राफ्ट कानून है। अब तो आपका वैसे भी कोई भी कानून होम मिनिस्ट्री ने चेक करना है। बिल्कुल। अब तो JNK यूटी में ऐसा होता है कि असेंबली तो है नहीं, तो जो कानून LG साहब या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी वो पहले होम मिनिस्ट्री में जाता है। होम मिनिस्ट्री में हमारा JNK एंड लद्दाख डिपार्टमेंट अलग अलग है, वो डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, अप्रूवल के बाद वो वापस आता है और वो कानून चलते हैं। और मेरे ख्याल से जब से हम यूटी बने, आप कानून बनाने वालों की क्वालिटी देखिए कितनी बेहतर हो गई, कानून की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। मैं खुद रोज़ पढ़ता हूँ लॉज, ई गैजेट में पढ़ लो या आप गवर्नमेंट ऑफ JNK गैजेट पढ़ लो, उनकी उसमें और पहले वाले कानून में अंतर नज़र आता है, अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो जो यंग माइंड्स ऊपर बैठे हैं, जो यहाँ एक्सपीरियंस इन यंग माइंड्स बैठे हैं, उनको मिल के LG साहब के नेतृत्व में एक अच्छी फिर से लॉ बनाना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को कवर करना चाहिए। असीम सर, अब बात करेंगे हम जिस तरह से 124 सेडिशन एक्ट जो था, उससे आम जनता को क्या नुकसान थे और उस पे रोक लगने से क्या फ़ायदे हुए और उसका किस तरह से मिसयूज़ हुआ करता था? 124A जो IPC में, इंडियन पीनल कोड में, इसका नाम है सेडिशन। इसका मैं मोटा मोटा उर्दू या हिंदी में आपके दर्शकों के लिए समझा देता हूँ। जब भी कोई शख्स देश को, देशद्रोह, देश को, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा करता है, उसके खिलाफ स्टेटमेंट लाता है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं, देश ठीक नहीं, आप अपने देश के खिलाफ द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो ये इस सेक्शन में सज़ा रखी गई थी उस बंदे के लिए, ऑफेंस था, जुर्म था। अब जिन्होंने चैलेंज किया सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी ये जैसे वो हिंदी के 2 वर्ड लेकर आते हैं, देशद्रोह, राजद्रोह, जी, बड़ी अच्छी डिबेट है। देशद्रोह है कि मैं अपने देश के खिलाफ जा रहा हूँ जी, राजद्रोह है कि मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ, जी, मैं रूलर्स के खिलाफ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। जब अंग्रेज़ रूल करते थे, क्योंकि इंडियन पीनल कोड अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, CPC 1908 का बना हुआ है, तो अंग्रेज़ रूल करते थे, उनके लिए देशद्रोह का मतलब था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको 124A में बुक कर दो। मेरे ख्याल से हमारा कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर होगा नहीं जिसको 124A का पर्चा ना लगाओ, सबको लगे होंगे, गांधी जी को लगा होगा, नेहरू जी को लगा होगा, जो देश के लिए लड़ते रहे उसको देशद्रोही कहा गया। इसी बैकड्रॉप को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो जाती है कि सर आज भी 124A का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। और देखिए कितने सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको 124A में बुक कर रहे हैं, सेडिशन में बुक कर रहे हैं। तो लिहाजा सेडिशन का लॉ ही बैड है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो अलग है, लॉ ही बैड है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अब सुनवाई शुरू कर गई थी। अचानक कल या परसों हमारे सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता साहब ने स्टेटमेंट दिया हुकूमत की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया ना, हुकूमत अब बड़ी प्रोएक्टिव है, बड़ी, मतलब मेरे को कभी कभी फ़ख्र होता है ये क्या कहते हुए कि जो लोग भी अब आज की डेट में हेल्म ऑफ दी अफेयर्स पे एक्टिव है, ये नहीं कि ढीले हैं, करने दो कोर्ट को जो कर रही है, होने दो जो हो रहा है। उन्होंने कहा हमने कॉल लेनी है, हमारा काम है कॉल लेना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा सर आप प्लीज़ इसमें मत, अभी इस डिबेट में मत जाइए, क्योंकि हमारे पास टॉप लेवल से, मे बी प्रधानमंत्री, मे बी लॉ मिनिस्टर जी के लेवल से उनको ये इंडिकेशन थी कि हम तो 124A को वैसे भी ख़त्म कर रहे हैं लॉ बुक से। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा आप ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों अपना दिमाग अप्लाई करे जब गवर्नमेंट खुद ही कह दे मैं इस कानून को इसमें से रद्द कर रहा हूँ,
तो सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी है फिर टाइम वेस्ट करने की? यही उन्होंने कहा सर आप अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। वर्ड वेस्ट नहीं बोला उन्होंने कहा डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इनटू ऑल दिस, कि इस जितनी देर हम 2, 4, 5 दिन इस पर डिबेट करते उतनी देर में और कई लोगों के फैसले हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही फैसला कर दिया इसको निकालने का। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग बात हुई, जब ये स्टेटमेंट हुआ तो नेक्स्ट सवाल आया कि जब तक आप ये करते, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम लगता है डिस्कशंस में डालते हुए, ड्राफ्ट बनाते हुए, लॉ डिस्कस करते हुए, उसके प्रोज उसके कॉन, 124 पूरा जाएगा या 124 अमेंड होगा या कंडीशन इम्पोज होंगी या कोई और लॉ में फिट हो जाएगा वो जाके, जैसे 124 आईपी से डिलीट होता है लेकिन यूएपीए में डाल देते हो। यूएपीए में भी ऐसे ही है कि अगर आप अपने देश की अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ अगर आप कैंपेन स्टार्ट करते हो या मटीरियल इकट्ठा करते हो या कुछ करना चाहते हो तो यूएपीए में आप टेररिस्ट की डेफिनेशन में आते हो। तो ऐसा नहीं है कि देश के खिलाफ कोई भी कोई बोल सकता है, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही मेरे ख्याल से रूल ऑफ लॉ वहाँ चलेगा जहाँ देश के खिलाफ आपको कोई करने देगा। लेकिन अब सेकंड पॉइंट आ गया, देश के खिलाफ एक अलग चीज़ है लेकिन देश की सरकार के खिलाफ अलग चीज़ है। कार्टून बना दिया तो देशद्रोह, तेल महंगा हो गया तो वो देशद्रोह, तो वहाँ एक लीगल डिबेट स्टार्ट हुई। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, जहाँ पर आपकी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट वो कहती है हमारे खिलाफ किया हम देशद्रोह लगाएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि आप देशद्रोह में डेफिनेशन में फॉल करोगे, राजद्रोह में फॉल करोगे। पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आई बात तो वो आपको 124A में बुक कर देगा, मंत्री को पसंद नहीं आई तो वो बुक कर देगा। तो अभी इस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ख़त्म कर दिया। लेकिन जो सेकंड आज जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया, जो आप सब पढ़ भी रहे होंगे, वो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप लोग इस पर करते इस प्रोसेस को पूरा फाइनलाइज, तब तक हम इसके ऊपर फर्दर जो भी ऑर्डर्स हैं या आपकी FIRs होंगी वो सब स्टे करते हैं। यानी कि फ़िलहाल ये पहली बारी मैं भी सुन रहा हूँ कि IPC की एक सेक्शन की आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन स्टे कर दी गई। श्रेया सिंघल में हमने IT एक्ट में सुना था, वो जो 66A IT एक्ट लगाया था, 66A IT एक्ट स्टक ऑफ कर दिया था। यानी कि जो आपने कार्टून बनाया या मैसेज भेजा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भेजा और किसी एक आदमी को पसंद नहीं आया तो 66A में आपके खिलाफ FIR लगा सकता था IT एक्ट में। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था श्रेया सिंघल के केस में। तो ऐसे आज जो बड़ी मज़ेदार बात हुई, उन्होंने स्ट्राइक आउट तो नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हम ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इसको इन अबेयंस रख दिया। यानी कि आज के बाद 124A का पर्चा किसी पर ही नहीं लगेगा। ठीक, अभी ऑर्डर तो मैंने पढ़ा नहीं, बट जो भी सोशल मीडिया और इस पर आ रहा है मीडिया पर। नंबर 2, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ कर दिया कि जिन लोगों पे 124A के पर्चे लगे हैं और कंटिन्यूइंग है, वो फटाफट अपनी रेमेडी अवेल करेंगे। रेमेडी अवेल का मतलब है कि बेल के लिए जाएंगे या कॉशिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि जब 124A ही ख़त्म हो रहा है तो आपने अपने फ़ायदे ले लीजिए जाकर। तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि ये भी ऐसा ऑर्डर है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से लैंडमार्क ऑर्डर है, लेकिन उतना ही श्रेय गवर्नमेंट को भी जाता है। अब क्या ये पूरा 124A ख़त्म हो जाएगा या पार्ट में आएगा या नई डेफिनेशन में नए अवतार में आएगा, देखना। ये मेरे मुताबिक जो मुझे लग रहा है, गवर्नमेंट पूरा इसको ख़त्म नहीं करेगी, ना कर सकती है, क्योंकि इसका मतलब राजद्रोह तो ठीक है आप उसको क्लैरिफाई करेंगे, देशद्रोह भी ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एज अ सिटीज़न, एज अ लॉयर जो देश की सम्मान करता है और देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, मैं भी यही सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को 124A को अमेंड करके मॉडिफाइड फॉर्म में शेप दे देनी चाहिए कि डिफ़ाइन कर देना चाहिए कि देशद्रोह क्या होगा। देशद्रोह में मतलब आपने अपने देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी की, बाहर के मुल्कों के साथ मिलते की, कोई टेररिस्ट जिसे जो UAPA में मैं इशारा दे रहा हूँ, या आपने अपने देश के खिलाफ कहीं स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, या आपने अपने देश की पॉलिसियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ दिया, झंडे को नुकसान पहुँचाया, वो देशद्रोह में रखिए। बट फिर वही बात आ गई है कि देशद्रोह में है कि नहीं है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, राजद्रोह से बाहर निकाल दीजिए, पॉलिटिशियन, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बोलता है उसको मत रखिए। हमारे अब तो वैसे भी अब टॉलरेंस है, अब ऐसा तो है नहीं। एक मुझे 2 इंस्टेंसेस आपको बताऊंगा। एक बारी किसी ने एक जज को, अंग्रेज़ों की बात बता रहा हूँ, अमेरिकन कोर्ट की बात है, फूल कहा, दैट दिस जज इज़ अ फूल। अब हमारा देश होता तो कंटेम्प्ट है जी, उन्होंने भी कहा कि कंटेम्प्ट है। उन्होंने कहा योर लॉर्डशिप्स ही इज़ कॉलिंग यू अ फूल एंड ही कॉल्ड यू अ फूल। देखिए उनके बड़प्पन। जज ने कहा इस बेवकूफ़ के कहने से कोई मैं फूल थोड़ा ना हो जाऊँ, ये तो दुखी है, परेशान है, बीवी के साथ मुकदमा है, झगड़ा है, किसी गवर्नमेंट के साथ झगड़ा है, अपना गुस्सा निकाल रहा है। कभी आदमी एग्जॉस्ट हुआ होता है, फ्रस्ट्रेट हुआ होता है, आके कोर्ट में आके चूंचा बोल देता है। हमें भी बोल देता है, कई बार हमारा क्लाइंट भी बोल देता है फैसला नहीं हो रहा, वकील साहब टाइम पे नहीं होता, ये नहीं होता, इसका ये मतलब है मैं उसको थप्पड़ मारूंगा वो मुझे मारेगा, फिर तो उसका मेरा फौजदारी शुरू हो गई, मेरा उसका मुकदमा बन गया, उसका मुकदमा था किसी और के खिलाफ। सो समटाइम्स
जो आदमी पोजीशन जिम्मेवारी की पोजीशन पर बैठता है उसको छोटी झगड़ों में नहीं पड़ना होता, उसके बाद देश पूरा चलाना, उसने इंसाफ करना है लोगों के साथ। अगर आपको किसी ने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक बार किसी ने सैंडल या जूता उतार के मारा उनको कोर्ट में, मेरे ख्याल से उन्होंने भी माफ़ कर दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, इनके दिल बड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, कुछ हो, तो इनको मेरे ख्याल से दिल अगर नहीं भी बड़ा तो तंग दिल नहीं होना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। राजद्रोह की डेफिनेशन से निकाल दो, आपके खिलाफ किसी ने कार्टून बनाया, कैरिकेचर बनाया, फॉरगेट, माफ़ करना करो, नहीं तो कोई और ऑफेंस बनाओ, डिफेमेशन बनाओ। मंत्री के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप कुछ करोगे, वो डिफेमेशन की क्लॉज बनती है, लेकिन उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है मुकदमा, वो मैं आपको बता दूं, वो भी है साहब। ये नहीं कि उसको गाली निकाली आपने तो कुछ नहीं, कानून वहाँ पे भी पकड़ लेगा, लेकिन देशद्रोह मत बनाइए उसको, क्योंकि उसने देश का द्रोह नहीं किया, उसने आपको बुरा भला कहा, आपको चोर कह दिया, आपका नाटक कह दिया, आप झूठे हो, आप कुछ भी कह सकता है। ऐसे ही किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कहा तो उसको भी बुरा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन देश को आप अलग कर दीजिए। आप अलग हैं, गवर्नमेंट अलग है, मंत्री अलग है, मिनिस्ट्री अलग है, देश अलग है। यही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट करने वाली है कि देशद्रोह को फिर भी जुर्म रखिए और राजद्रोह को उसमें से हटा दीजिए, वो मेरे ख्याल से हर एक को एक्सेप्टेबल होगा, और खासकर मेरे को भी। लेकिन अगर आप 124 पूरा ही निकालने वाली है गवर्नमेंट लॉ बुक से, तो फिर उसके क्या रेपरकशन होंगे, या किसी और एक्ट की में लाएंगे उसको, किसी और फॉर्म में लाएंगे, वो गवर्नमेंट का काम है। बट जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इट इज़ अ वेलकम स्टेप, बहुत मैं तो ये समझता हूँ इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क स्टेप। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने मैग्नानिमिटी दिखाई, ये कहकर कि सर आप वक्त बर्बाद कर कीजिए, हम चेंज करने वाले हैं, वो भी बहुत वेलकम है। अब आने वाला किस शेप में है वो भी देख लेंगे। और जिन लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर 124A के भी चल रहे होंगे, हमारे यहाँ 124A ज़्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो भी देश के बारे में बुरा कह रहा होता है वो उसका एंगल वहाँ कनेक्टेड होता है ISI के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो इमीडिएटली यहाँ UAPA लगा देते हैं। ये 124A के मुकदमे वहाँ लगे हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर नाराज़ हो गया आपके स्टेटमेंट से, आपकी गाली गलौज से, आपकी लेख से, ज़्यादातर ये पत्रकारों पे लगते हैं। आपने लेख अच्छा लिख दिया और गवर्नमेंट के खिलाफ लिख दिया तो 124A लगाओ, तो वहाँ उन इश्यूज़ में ख़त्म हो रहा है। इसलिए पत्रकार को, खासकर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, उसको एक सोलेस मिला है, एक किस्म से उसको एक सहानुभूति दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी और गवर्नमेंट ने कि आपको डरने की जरूरत नहीं, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ अ जर्नलिस्ट, वो सारी प्रोटेक्ट हुई। एट द सेम टाइम सिटीजन भी प्रोटेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से ये मुबारकबाद के पात्र है हमारी गवर्नमेंट भी और सुप्रीम कोर्ट की भी। आगे आप देखते हैं किस फॉर्म में लाते हैं, उस फॉर्म को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम साहनी सर। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।